बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्क्रीट मैथ लेक्चर सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 का जो टाइटल है उसका टाइटल है लॉजिक। लॉजिक डिस्क्रीट मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के सारे कंटेंट मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। और आपने इस सीरीज़ में इस चैप्टर के जितने भी जो है वो वीडियोस हैं उनको आपने एक सीक्वेंस में देखना है तारा इस तरह आप सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर कर सकेंगे और लॉजिकली आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। तो इसके जो मेन कंटेंट है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस, प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स, नेस्टेड क्वांटिफायर्स, रूल ऑफ इन्फेरेंसेस और फिर इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इंट्रोडक्शन टू प्रूफ, नॉर्मल फॉर्म्स और फिर इसको हम अप्लाई करेंगे किस पर, डिजिटल सर्किट्स, बूलियन अलजेब्रा एंड कार्नोफ मैपिंग। ये कुछ एप्लीकेशन वर्जन्स है तो हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये है हमारे पास लॉजिक का मेन कंटेंट। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें आज हम अपना पहला चैप्टर नंबर 3 लॉजिक का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो आज का हमारा मेन कंटेंट है प्रोपोजिशनल लॉजिक के ऊपर। जी जनाब, चलें डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक ऑल्सो नोन एज सेंटेंशियल लॉजिक एंड स्टेटमेंट लॉजिक। तो इसके दो और नाम है। इसे हम सेंटेंशियल लॉजिक भी कहते हैं या स्टेटमेंट लॉजिक भी कहते हैं। इज़ द ब्रांच ऑफ अ लॉजिक दैट स्टडीज़ द वे ऑफ जॉइनिंग द प्रोपोजिशंस। ये बेसिकली आप के पास लॉजिक की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट प्रोपोजिशंस, अब ये प्रोपोजिशंस क्या होती हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम बताते हैं, स्टडी करते हैं द वे ऑफ जॉइनिंग द प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट और सेंटेंसेस। डिफरेंट हमारे पास प्रोपोजिशंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, सेंटेंस होते हैं, उनको किस तरीके से ज्वाइन किया जाता है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर लॉजिक के चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर हम ये बातें डिटेल से सीखेंगे। द रूल ऑफ लॉजिक गिव द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। दीज रूल आर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट। तो आगे चलकर आपको ये डिस्कस करेंगे कि ये वैलिड आर्गूमेंट क्या होते हैं या इनवैलिड आर्गूमेंट क्या होते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली जो प्रोपोजिशनल कैलकुलस है, अगर मैं उसको शॉर्टकट में बताना चाहूँ तो बेसिकली ये स्टेटमेंट लॉजिक है और ये बेसिकली आपको एक वे प्रोवाइड करती है कि किसी तरीके से आप जो है वो प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस को किस तरीके से लॉजिकली ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी। और ये आपको बताती है द रूल ऑफ लॉजिक गिव द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और वो जो आपके पास स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट की एक प्रिसाइज मैथमेटिकल मीनिंग्स भी आपको यहाँ पर पता लगेगी। यानी इन शॉर्ट ये कि जो भी हम स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं उस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली चेंज कर सकते हैं, मैथमेटिकली ज्वाइन कर सकते हैं स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन को, और उसको हम उसकी कुछ प्रिसाइज मीनिंग्स को यहाँ स्टडी करेंगे। तो हम अब ज़रा डिस्कस करते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास। जो पहली डेफिनेशन है उसे कहते हैं स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स विच हैज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। तो बेसिकली जो आपके पास स्टेटमेंट है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स है विच हैज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स में बेसिकली जब मैं किसी इंग्लिश की स्टेटमेंट को जब मैं मैथमेटिक्स में चेंज करूँगा तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल का आपको वर्ड समझ आ जाएगा। तो बेसिकली स्टेटमेंट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिम्बल विच हैज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4। अब चूँकि ये मैंने इंग्लिश में लिखी है तो हो सकता है आपको इसमें कुछ हो कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स कहाँ हैं, लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो है चीज़ों को मैथमेटिकली आपके लिए क्लेरिफाई करना, तो फॉर एग्जांपल अगर इसी चीज़ को मैं इस तरीके से लिखता हूँ 2 + 2 = 4, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं सिम्बल्स के। तो बेसिकली ये जो है वो आपके पास एक स्टेटमेंट बन गई, राइट। तो इसी स्टेटमेंट को बेसिक जो हमारी अपनी ओन लैंग्वेज है जिसमें हम बातचीत कर रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको इस तरह लिख सकते हैं 2 + 2 = 4। तो ये एक मैथमेटिकल ये एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आइदर ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट जो है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है द सन राइज इन द वेस्ट, और हमें पता है कि ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट का क्या मतलब है, यानी कोई भी बात जब हम कर रहे होते हैं तो टेक्निकली वो एक स्टेटमेंट होती है और वो स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है और वो स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। इसी तरीके से अब ये स्टेटमेंट प्रोपोजिशन कब बनती है, तो अ प्रोपोजिशन इज़ अ डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट और सेंटेंस। तो ऐसी स्टेटमेंट जो डेक्लेरेटिव हो उनको हम कहते हैं प्रोपोजिशन। अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर अ फैक्ट दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे स्टेटमेंट जो है वो ट्रू या फॉल्स हो सकती है,
बिल्कुल इसी तरीके से जो डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं उनको हम प्रोपोजिशन कहते हैं, और वो भी आपके पास या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लेकिन दोनों ऑप्शंस उसमें नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ रेनिंग, ये आपके पास जो है वो एक प्रोपोजिशन है, क्योंकि एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। आप इस सेंटेंस के अंदर किसी को कुछ चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं कि बारिश हो रही है। या फॉर एग्जांपल नंबर 2, वाशिंगटन डीसी इज़ द कैपिटल ऑफ अ चाइना। अगेन ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, और फॉर एग्जांपल ये जो प्रोपोजिशन है ये प्रोपोजिशन फॉल्स हो सकती है। इसी तरीके से 1 + 2 = 3, ऑफ कोर्स कि ये भी आपके पास एक डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट है जिसे आप प्रोपोजिशन कहते हैं, और ये प्रोपोजिशन ट्रू है। तो जो भी आपके पास डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम कहते हैं प्रोपोजिशन। तो अब हमने ये सीख लिया कि प्रोपोजिशन कौन सी होती हैं। बेसिकली प्रोपोजिशन डेक्लेरेटिव सेंटेंस होती हैं। तो ज़रा ये डिस्कस करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट प्रोपोजिशन नहीं होती। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट प्रोपोजिशंस, द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर नॉट प्रोपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल हु इज़ देयर, इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क है, तो बेसिकली ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है जी। तो चूँकि ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है तो इसीलिए ये आपके पास एक स्टेटमेंट हो सकती है, ओपन स्टेटमेंट या कोई भी कुछ कह सकते हैं इसको हम, बट ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं, इसलिए प्रोपोजिशन नहीं है। तो चूँकि इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या क्वेश्चन है। तो याद रखना है आपने आज के बाद कि प्रोपोजिशन जो है वो बेसिकली क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस हैं वो, या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो आपके पास प्रोपोजिशन नहीं होते हैं। या इसके अलावा एक और एग्जांपल है ला 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 ला, एक फॉर एग्जांपल। तो इसमें अगर आप नोट करें तो ये जो आपके पास डिफरेंट राइम है, फॉर एग्जांपल जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये एक मीनिंगलेस है। तो इसमें किसी किस्म की, या इसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो इसमें चूँकि ये मीनिंगलेस है तो ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 हम कहते हैं जस्ट डू इट। अगर आप नोट करें तो इस सेंटेंस के अंदर किसी किस्म का एक ऑर्डर अवेलेबल है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना। तो चूँकि इसके अंदर कमांड अवेलेबल है तो ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। या 1 + 2, अब हमें नहीं पता कि 1 + 2 का क्या रिजल्ट है। तो अगर ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज़रूर है, और ये एक्सप्रेशन जो है आपके पास ट्रू या फॉल्स आपको वैल्यू नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता कि 1 + 2 का क्या रिजल्ट है। ठीक है, यानी ट्रू या फॉल्स चेक करने के लिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पर कोई वैल्यू होनी चाहिए जिससे आप चेक कर सकते हैं कि दोनों आंसर्स इक्वल है या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपके पास एक एक्सप्रेशन तो ज़रूर है, लेकिन ये आपके पास प्रोपोजिशन नहीं है। इसी तरीके से x + 4 > 1, अगर आप नोट करें तो ये भी एक ओपन एक्सप्रेशन है, क्योंकि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसका आंसर जो है वो >1 होगा। तो ये डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, तो ऑफ कोर्स ये भी डेक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। तो जो आपके पास डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हीं को सिर्फ प्रोपोजिशन कहा जाता है, जिसके अंदर कोई क्वेश्चन मार्क आए, या कोई मीनिंगलेस फ्रेज हो, या फॉर एग्जांपल जो इम्पेरेटिव हो, या फॉर एग्जांपल कोई ओपन एक्सप्रेशन हो, या फॉर एग्जांपल कोई ओपन एक्सप्रेशन हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रोपोजिशन नहीं होते हैं। अगर इसी चीज़ को अगर आप नोट करना चाहें तो याद रखिए कि क्वेश्चंस हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गए, कमांड्स हो गए, आर नॉट प्रोपोजिशन, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन और कनेक्टिव। जैसे कि इस प्रोपोजिशन लॉजिक का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि डिफरेंट प्रोपोजिशंस जो होती हैं वो किसी लॉजिक के थ्रू, किसी कनेक्टिव्स के थ्रू आपस में कंबाइन होती हैं। तो अब इसको हम कैसे कंबाइन करते हैं दो प्रोपोजिशंस को। तो इसका मतलब ये कि कंपाउंड प्रोपोजिशन, इस टाइटल से ये चीज़ डिस्कस की जा रही है, डिफ़ाइन है, यानी सेल्फ डिफ़ाइन है कि प्रोपोजिशन ऐसी है जो कंपाउंड है। तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा प्रोपोजिशंस आपके पास हैं, और इसे हम कहते हैं कनेक्टिव्स, या इसे हम कहते हैं बूलियन कनेक्टिव्स। तो बेसिकली एक से ज़्यादा प्रोपोजिशंस जो हैं उनको ज्वाइन करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं कनेक्टिव। तो इसे आप कंपाउंड प्रोपोजिशंस कहें या कनेक्टिव्स कहें, एक ही बात है। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग मोर देन वन प्रोपोजिशन यूजिंग सो कॉल्ड बूलियन कनेक्टिव। टेक्निकली हम इसे बूलियन कनेक्टिव, सिर्फ कनेक्टिव भी कहते हैं, और आप चाहें तो इसे बूलियन कनेक्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में आपके पास जब दो स्टेटमेंट होंगी तो आप चेक कर सकते हैं कि चूँकि बूलियन अलजेब्रा में हम यहाँ पर दो स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं, तो एक्चुअली वहाँ पर बूलियन यूज़ होता है, क्योंकि बूलियन जो है वो बेसिकली दो प्रोपोजिशन पर अप्लाई कर सकता है, यानी ट्रू एंड फॉल्स। एक प्रोपोजिशन फॉर एग्जांपल ट्रू और एक फॉल्स हो, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ जी, जो इनके दरमियान जो कनेक्टिव्स है वो बूलियन कनेक्टिव्स है। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल अहमद इज़ अ बॉय एंड सलमा इज़ अ गर्ल। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर दो डिफरेंट प्रोपोजिशन है, ये भी एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, ये भी एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, और उसको एंड कनेक्टिव से ज्वाइन किया। तो ये एंड बेसिकली बूलियन कनेक्टिव कहला सकता है।
इसमें इसकी वैल्यू ट्रू हो सकती है, इसकी वैल्यू फॉल्स हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है। एक और एग्जांपल देखें, इट इज़ नॉट हॉट बट इट इज़ सनी। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें यहाँ पर बात, तो यहाँ पर ये जो एंड यूज़ किया गया है या यहाँ पर ये जो बट यूज़ किया गया है, ये बेसिकली डिफरेंट कनेक्टिव्स हैं जो बेसिकली दो प्रोपोजिशन को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं बूलियन कनेक्टिव्स। और ये जो कंप्लीट प्रोपोजिशन है, ये कंप्लीट प्रोपोजिशन क्या कहलाती है? कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसकी जो ये जो प्रोपोजिशनल कैलकुलस है, इसकी बड़ी एप्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जब हम डिज़ाइन करते हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट्स, तो वहाँ पर हमें इन लॉजिक की ज़रूरत होती है। बेसिकली जो लॉजिक हम यहाँ पर डेवलप करते हैं, उस लॉजिक को वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर अप्लाई किया जा सकता है, या इन शॉर्ट जिसे हम कहते हैं लॉजिकल गेट। और इसी तरीके से एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन प्रोग्राम, जो प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं कंडीशंस को, फॉर एग्जांपल इफ़ और देन आपने डिफरेंट लूप्स चलाए होंगे, तो वहाँ पर भी बेसिकली इसी एक प्रोग्राम भी बेसिकली एक लॉजिक के थ्रू काम कर रहा होता है। तो वहाँ पर जहाँ पर इफ़ और देन की कंडीशंस आती हैं, तो वहाँ पर भी आप बेसिकली इस लॉजिक को यूज़ कर रहे होते हैं, इन लॉजिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्वेरीज ऑफ डेटाबेस सर्च और सर्च इंजन के अंदर भी इनको आप यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे बूलियन कनेक्टिव्स हैं जो बेसिकली दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को कंबाइन करते हैं। तो सम पॉपुलर बूलियन ऑपरेटर्स, उसे हम कहते हैं कनेक्टिव्स। अब बहुत ध्यान से आपने इन चीज़ों को देखना है। तो जो सिंबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो पहला सिंबल इसे कहते हैं टिल्डा, और इस सिंबल को इस तरीके से भी फॉर्म किया जा सकता है। ये ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का फॉर्मल नेम है निगेशन ऑपरेटर, और इसका कनेक्टिव वर्ड है बेसिकली नॉट। तो बूलियन अलजेब्रा में इसको कहा जाता है नॉट, और बेसिकली अगर हम फॉर्मल नेम इसका कहना चाहें तो उसे हम कहते हैं निगेशन ऑपरेटर। इसी तरीके से ये जो आपके पास सिंबल मैंने बनाया है यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको अपने रिलेशन के चैप्टर में भी बता चुका हूँ, इसको कहते हैं ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल यानी इस तरीके से फॉर्म किया गया है, इस सिंबल को कहते हैं कंजक्शन ऑपरेटर। जैसे कि मैं आपको अपने जो चैप्टर था रिलेशन का, वहाँ पर भी मैं डिटेल से बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन ऑपरेटर। और कनेक्टिव वर्ड है इसका एंड, या इसे हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। तो आप चाहें तो उसको एंड ऑपरेटर कह सकते हैं, या इन शॉर्ट कंजक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। ये बेसिकली दो प्रोपोजिशन को ज्वाइन करवाने के काम आती है। इसी तरीके से ये जो ऑपरेटर है नंबर 3 पर, ये कहलाता है बेसिकली डिसजंक्शन ऑपरेटर, ठीक है जी। ये कंजंक्शन ऑपरेटर है, इसे कहते हैं डिसजंक्शन ऑपरेटर। ये मैं भी आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जब इन दो सेंटेंस के दरमियान कंजंक्शन ऑपरेटर लगा होता है, तब क्या मतलब होता है, चले मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। जब दो प्रोपोजिशन के दरमियान कंजंक्शन ऑपरेटर लगा होता है, तो वो जो प्रोपोजिशन है, यानी वो कंपाउंड प्रोपोजिशन उस वक्त ट्रू या फॉल्स होती है कि जब वो दोनों के दोनों प्रोपोजिशन जो हैं वो ट्रू हों, ठीक है जी। तो ये एंड ऑपरेटर का काम होता है। इसी तरीके से ये कहलाता है आपके पास, अभी मैं आपको और बेतहाशा एग्जांपल्स देता हूँ जो आप इस चीज़ों को समझ सकेंगे। इसे कहते हैं डिसजंक्शन ऑपरेटर, और इसका जो कनेक्टिव वर्ड इसे हम कहते हैं और। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस और इसके अराउंड जो मैंने सर्कल बनाया है, इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, या एक्सॉर ऑपरेटर भी हम इसको कहते हैं। इसी तरीके से ये जो मैंने साइन यहाँ पर बनाई है राइट डायरेक्शन में जो एरो डिज़ाइन किया है, इसे कहते हैं इम्प्लीकेशन ऑपरेटर, और इसको कनेक्टिव वर्ड है इम्प्लाइज, जैसे कि हम अपने मैथमेटिक्स में यूज़ भी करते हैं। अच्छा, इम्प्लीकेशन के साथ मैंने यहाँ पर कन्वर्स, कंट्रापॉजिटिव और इन्वर्स भी लिखा है। तो बेसिकली इन तीनों के अंदर भी जो है वो बेसिकली इम्प्लीकेशन यूज़ हो रही होती है डिफरेंट तरीक़े से। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो उसका क्या मतलब होता है। सिमिलरली जो ये कनेक्टिव्स है, बेसिकली इसके अंदर जो है वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर जो है वो एरो साइन को यूज़ किया जा रहा है। इसे हम कहते हैं बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट के दोनों तरफ जो चीज़ें हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ए है और यहाँ बी, तो ए बी में चेंज हो सकती है और बी ए में चेंज हो सकती है, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ। और इसका जो कनेक्टिव्स है वो कहलाता है इफ़ एंड ओनली इफ़, राइट। इसी तरीक़े से एक और जो आपके पास फॉर्मल नेम है स्टेटमेंट, से कहते हैं जॉइंट डैनियल। अब ये जो जॉइंट का सिंबल, अगर आपने मेरे रिलेशन के टॉपिक को फॉलो किया है, तो रिलेशन में मैंने बताया था ये जो स्मॉल वी टाइप की जो शेप होती है उसे हम कहते हैं जॉइंट। तो अगर इस जॉइंट के आगे एरो बना दे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो उसे हम कहते हैं जॉइंट डैनियल। और इसी तरीके से जो मीट का सिंबल होता है, सिंबल को याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, वो मीट का सिंबल बेसिकली ये वाला सिंबल होता है, राइट।
और अगर हम मीड डैनियल की बात कर रहे हैं तो हमने एरो डायरेक्शंस बना लिए एक अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो जॉइंट डैनियल है ये बेसिकली कहलाता है नाइदर और नॉर, और इसी तरीके से ये जो मीड डैनियल है ये कहलाता है आपके पास आइदर एंड और। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास प्रोपोजिशंस हैं उन प्रोपोजिशंस पे किस तरीके से इन बूलियन कनेक्टिव्स को यूज़ किया जा सकता है और से क्या रिजल्ट निकाले जा सकते हैं, या वो कब ट्रूथ होते हैं या कब फॉल्स होते हैं। तो अब हम इन्हीं कनेक्टिव्स के ट्रूथ टेबल देख रहे हैं, तो यानी ट्रूथ टेबल ऑफ कनेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निगेशन को। द निगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट। ठीक है जी, अगर मैं स्टेटमेंट भी बोल रहा हूँ तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, राइट, चूँकि हम इसको प्रोपोजिशन कह रहे हैं। इज़ अनदर स्टेटमेंट विच हैज़ ऑपोजिट मीनिंग फॉर द स्टेटमेंट। तो किसी स्टेटमेंट की ऑपोजिट मीनिंग सिर्फ उस वक्त आती है कि जब उस स्टेटमेंट की नेगेटिव आप सेंटेंस बनाते हैं। लेट P बी द प्रोपोजिशन, द नेगेटिव ऑफ P डिनोटेड बाय टिल्डा P, यानी हम इसको P बार से भी शो करते हैं। एंड रीड एज नॉट P। ठीक है जी, तो ये जो सिंबल है आपके पास ये कहलाता है नॉट P। इसको अगर हम अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना चाहें तो उसे हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट द केस। ठीक है जी, इट इज़ नॉट द केस। तो अगर किसी प्रोपोजिशन P के आगे आप ये जो प्रीफिक्स है या ये जो फ्रेज़ है, अगर आप उस फ्रेज़ को स्टार्टिंग में उस प्रोपोजिशन के स्टार्टिंग में लगाते हैं तो वो प्रोपोजिशन में नॉट का सेंस जनरेट करता है। ठीक है जी, और भी कई तरीक़े हैं इसको एक्सप्लेन करने के। मिसाल के तौर पर एक प्रोपोजिशन है P, हम कहते हैं कि अहमद PCs रन लिनक्स। तो इसकी जो नेगेटिव सेंटेंस होगा या जो इसकी नॉट P जो सेंटेंस होगा, इसका मतलब ये होगा, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ नॉट द केस दैट अहमद PCs रन लिनक्स, राइट। इसका भी यही मतलब होता है। और अगर हम इसको सिंपल करके लिखना चाहें, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो है वो इंग्लिश के सेंटेंसेस को डील करना नहीं है, बट इसी तरह के जो मेन स्टेटमेंट्स हैं जो हम डेली लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हैं उनके थ्रू अपनी मैथमेटिकल लॉजिक बनाना है बेसिकली। तो इसी एक्सप्रेशन को अगर हम चाहें, यानी इसी कंपाउंड प्रोपोजिशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी एक्सप्रेस मोर सिंपली एज अहमद PC डज़ नॉट रन लिनक्स, राइट। तो इसका मतलब है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये इसका नेगेटिव है। इसी तरीके से कहते हैं यस्टरडे इज़ मंडे, अगर आप इसका नेगेशन बनाना चाहें या इसको नेगेटिव करना चाहें तो कहते हैं यस्टरडे इज़ नॉट मंडे। तो अगर आप नोट करें तो नेगेशन ऑफ P एक डिफरेंट सेंटेंस है, P गिवन से एक डिफरेंट आंसर देती है या डिफरेंट सेंस आपको देती है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है आपके लिए, वो एग्जांपल है इफ़ P स्टेटमेंट है, कहते हैं अली स्मार्टफोन हैज़ एटलीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी। तो इसकी नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव बनाने का आई एम सॉरी, एक सिंपल अप्रोच तो ये है कि आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए इट इज़ नॉट द केस दैट, और इस प्रोपोजिशन को कम्प्लीटली आप इस तरह लिख दीजिए, राइट। और इसको आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि अलीज़ स्मार्टफोन हैज़ लेस दैन 32 GB ऑफ मेमोरी। तो अगर आप नोट करें तो आपने इस सेंटेंस का एक नेगेटिव सेंटेंस बना लिया। यहाँ बात हो रही है कि हैज़ एटलीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी, और यहाँ पर कह रहे हैं कि हैज़ लेस दैन 32 GB ऑफ मेमोरी। तो 32 GB यानी तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है नेगेशन ऑफ P वो इसका एक नेगेटिव सेंस जनरेट कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये बात हमें पता है कि अंग्रेज़ी में एक सेंटेंस को कई तरीक़ों से लिखा जा सकता है, तो आप इसको डिफरेंट तरीक़े से लिख सकते हैं। तो नेगेशन P का आप मतलब समझ गए, इसे कहते हैं नॉट P, यानी अगर एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको आप पॉजिटिव कर लें, और अगर आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको आप, अगर पॉजिटिव है तो उसको आप नेगेटिव बना लें, और अगर नेगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव बना लें। तो ये काम होता है नॉट का। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मेरे पास जो है कि प्रोपोजिशन ट्रू है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं इसका नेगेशन फॉल्स होगा। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक फॉल्स प्रोपोजिशन है, उसका नेगेशन क्या होगा, तो ट्रू होगा। चूँकि यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स की बात करते हैं तो इसी मुनासबत से हम जो है वो बूलियन कनेक्टर्स भी कहते हैं। इसी तरीक़े से अगर मैं कहता हूँ कि P जो है वो 1 है तो उसका नेगेशन 0 होगा, और अगर ये 0 है तो उसका नेगेशन 1 के इक्वल होगा। उम्मीद है कि आपको नॉट ऑपरेटर समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड कनेक्टिव्स की, इसे कहते हैं कंजक्शन, राइट। तो कंजक्शन कौन सा ऑपरेटर होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंजक्शन ऑपरेटर जो होता है वो इस तरीक़े से शो किया जाता है, ये होता है आपका कंजक्शन ऑपरेटर, राइट। अब ये कंजक्शन काम क्या करता है? सपोज़ कीजिए कि दो स्टेटमेंट है P and Q आर टू प्रोपोजिशंस, द कंजंक्शन P and Q, अच्छा ये स्मॉल p एंड मैंने कैपिटल P एंड कैपिटल Q लिख दिया आपको फ़िलहाल समझाने के लिए, बट बुक के अंदर प्रोपोजिशन को स्मॉल p और स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा।
या चले मैं इसको चेंज कर ही देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा आपने पेशेंस रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको P कर लेते हैं और ये बन जाएगी आपके पास स्मॉल q। इसी तरीक़े से इसको भी आप जो है वो P, यानी जहाँ जहाँ पर मैंने कैपिटल P और कैपिटल Q लिख दिया है वहाँ पर आप जो है वो स्मॉल p और स्मॉल q कर लीजिए। फ़िलहाल समझने के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, बट जब आप प्रैक्टिकली कोई काम कर रहे हो तो आप इसको ज़रूर चेंज कर लीजिएगा। इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, सो स्मॉल p एंड q। और बताएं कौन सा है, एक और आपके पास ये रह गया, इसको भी हम ज़रा चेंज कर लेते हैं, तो स्मॉल p एंड q। ठीक है जी। तो जल्दी से हम ज़रा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल दो प्रोपोजिशन है स्मॉल p एंड स्मॉल q। द कंजक्शन p एंड q डिनोटेड बाय दिस, बिल्कुल ठीक हो गया, इज़ द प्रोपोजिशन p एंड q से पढ़ा जाता है p एंड q। ठीक है जी। हैज़ ट्रू वैल्यू इफ़ द बोथ p एंड q आर ट्रू, राइट। तो ये बिल्कुल इस तरह काम करता है कि जैसे इंटरसेक्शन काम कर रहा होता है। ठीक है जी। तो ये कब ट्रू होता है, जब दोनों की दोनों प्रोपोजिशन जो होती हैं वो ट्रू वैल्यूज दे रही होती हैं, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहता हूँ इन लॉजिक द वर्ड बट सम टाइम इज़ यूज इंस्टेड ऑफ एंड, तो लॉजिक के अंदर जो है वो बट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं उसको ज्वाइन करवाने के लिए, कंजक्शन के लिए। तो एंड ज़रूरी नहीं है, बट भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इन अ कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल द सन इज़ शाइनिंग बट इट इज़ रेनिंग। ठीक है जी। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर दो डिफरेंट प्रोपोजिशन हैं जो इस बट के वर्ड से ज्वाइन की गई हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इसको आप इसी स्टेटमेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं, द सन इज़ शाइनिंग एंड इट इज़ रेनिंग। तो इसका मतलब है कि ये जो एंड है, आप इसको ये इसने क्या किया है कि इस एंड ने कंजक्शन किया है, इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में ज्वाइन किया है। अब ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसका पता उस वक्त लगता है कि आपने चेक करना होगा कि जिन दो कंपाउंड प्रोपोजिशन से मिलकर ये स्टेटमेंट बनी है, अगर ये दोनों के दोनों प्रोपोजिशन स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। मिसाल के तौर पर एक और हम प्रोपोजिशन पढ़ते हैं P, आई विल हैव सैलड फॉर लंच, और एक प्रोपोजिशन है Q, आई विल हैव स्टेक फॉर लंच। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि P एंड Q क्या होगा, तो यकीनन आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, आई विल हैव सैलड फॉर लंच एंड आई विल हैव स्टेक फॉर डिनर। तो टेक्निकली ये ठीक है, बट अगर आप इसको शॉर्ट करके लिखना चाहें तो आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं कि आई विल हैव सैलड फॉर लंच एंड स्टेक फॉर डिनर, राइट। तो इस तरह आपने इस ऑपरेटर को यूज़ कर लिया यहाँ पर, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिखाया, आई विल हैव सैलड फॉर लंच एंड आई विल हैव स्टेक फॉर डिनर। मैथमेटिकली अगर हम काम कर रहे हैं तो ये चीज़ ठीक है, बट अगर आप यहाँ पर आई विल हैव यूज़ ना करना चाहें तो भी आपके उस वर्ड के, उस सेंटेंस के सेंस सेम रहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारी बात ये होगी, अब हम बुलेट इस टेबल को करते हैं कि फॉर एग्जांपल P और Q जो है वो हमारे पास क्या है, ये दो प्रोपोजिशंस हैं और हम इसको इस तरह सेट कर रहे हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि ट्रू ट्रू का क्या रिजल्ट होगा, तो याद रखना है आपने कि एंड ऑपरेटर सिर्फ उसी वक्त काम करता है कि जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू हों आपके पास। तो दोनों वैल्यूज़ ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है, आंसर ट्रू हो जाएगा। और अगर एक भी फॉल्स हो आपके पास, एक भी फॉल्स हो, एक भी फॉल्स हो, तो इससे आंसर जो है वो फॉल्स जनरेट होता है। तो ये आपके पास सारा जो है वो फॉल्स बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रूथ टेबल याद रहेगा। चलें एक और ऑपरेटर पढ़ते हैं। इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, डिसजंक्शन ऑपरेटर। और ये जो ऑपरेटर है ये इस तरह ऐसे स्मॉल वी कर हमने बनाया था, वहाँ पर आप ऊपर देख भी लीजिएगा। तो ये था हमारे पास क्या, डिसजंक्शन ऑपरेटर। और अपने हमने जो रिलेशन के चैप्टर में इसको बहुत ज़्यादा हमने यूज़ किया है। सपोज़ कीजिए कि P एंड Q, अब अगेन मैंने इसको कैपिटल P एंड कैपिटल Q लिख दिया है, बट टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, तो मैं आप इस चाहें तो इसको स्मॉल p और स्मॉल p खुद लिख लीजिएगा। लेट P एंड Q बी द टू प्रोपोजिशन, द डिसजंक्शन, नाम से भी शो हो रहा है कि ये डिसजंक्शन है। द डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q डिनोटेड बाय P एंड डिसजंक्शन Q इज़ द प्रोपोजिशन P और Q। तो इसे हम करते हैं P और Q, जैसे कि हमें इसके वर्ड से ही सिंपल है कि P और Q, या P देखें या Q, यानी इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो आप कहेंगे जी ट्रू है। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी दो चीज़ की बात की जा रही होती है तो आप कहते हैं कि भाई आप इनमें से कोई एक पिक कर लें तो वो ट्रू हो जाता है। तो आप कहते हैं P एंड Q इज़ फॉल्स व्हेन बोथ P एंड Q फॉल्स। तो P एंड Q जो है, P और Q जो है वो उस वक्त फॉल्स होते हैं जब दोनों के दोनों फॉल्स हो, एंड इट इज़ ट्रू अदरवाइज ये ट्रू होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहता हूँ कि एक प्रोपोजिशन P है हमारे पास, माई कार हैज़ अ बैड इंजन
क्यू प्रोपोजिशन है माई कार हैज़ अ बैड कार्बोरेटर। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि पी और क्यू कैसे लिखोगे, तो पी और क्यू लिखा जाएगा, बहुत तरीक़े हैं इसको लिखने के, आप सिंपली इनको ज्वाइन कर और भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसको इस तरह लिख लेते हैं ज़रा अच्छे वर्ड्स में, आइदर माई कार हैज़ अ बैड इंजन, और देखिए यहाँ पर हमने और कनेक्टिव्स को यूज़ भी किया है, और माई कार हैज़ अ बैड कार्बोरेटर, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इस जुमले से ये सेंस आ रहा है कि इन दोनों में से कोई एक, तो अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी ट्रू हो जाए तो हमारा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स होगा। तो चलें हम कंप्लीट करते हैं इसके ट्रुथ टेबल को। तो बताएं जी ट्रू का आंसर, ऑफ कोर्स ये तो ट्रू होगा। अच्छा जी, अगर इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स हो, यानी दो चीज़ों में बात हो रही है, तो आप कह रहे हैं जी चले कोई भी पी और क्यू, यानी पी और क्यू में से कोई भी आपने पिक कर लिया, तो ठीक है जी ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू है, फिर ये इसमें भी एक ट्रू है तो ट्रू है, और यहाँ पर फॉल्स एंड फॉल्स है, तो ये जो रिज़ल्ट है आपके पास फॉल्स एंड फॉल्स का, ये आंसर हो जाएगा आपके पास फॉल्स। ठीक है जी, तो इस तरह जो है वो आपके पास डिसजंक्शन ऑपरेटर काम कर रहा होता है। अच्छा, एक और एग्जांपल है, टुडे इज़ फ्राइडे और इट इज़ रेनिंग टुडे। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर भी दो प्रोपोजिशन दी हुई है, और ये प्रोपोजिशन दोनों ट्रू जो और कनेक्टिव से ज्वाइन है, ट्रू एंड फॉल्स कब होंगी, जब ये दोनों के दोनों, यानी फॉल्स कब होंगी, जब ये दोनों के दोनों फॉल्स हो जाएं। तो अगर हम कहते हैं कि टुडे इज़ फ्राइडे, अगर ये भी फॉल्स है, और इट इज़ रेनिंग टुडे ये भी फॉल्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोजिशन फॉल्स होगी, राइट। तो आपको ये बात समझ आ गई। अब ये बात यहाँ पर थोड़ी सी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर और एक्सॉर ऑपरेटर। तो अब आपने ये देखना है कि द यूज़ ऑफ कनेक्टिव। अच्छा, एक्सक्लूसिव और को हमने किस तरीक़े से शो किया था, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, ये हाँ जी, एक्सक्लूसिव और के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज़ किया था। ठीक है जी, अब अगेन ये पर्पल कलर से ब्लू कलर में मैंने इसकी हेडिंग डाल दी है, बट अब इस हेडिंग से कंफ्यूज ना होइएगा, राइट। तो एक्सक्लूसिव और यानी बात नज़र आ रही है कि और ऑपरेटर है, इसके अंदर से कोई चीज़ एक्सक्लूसिव है आपके पास जी। ठीक है जी, जैसे हम पढ़ते हैं इंक्लूसिव, इसी तरीके से ये जो कोई चीज़ है ये बेसिकली आपके पास एक्सक्लूसिव है, यानी और को आपने एक्सक्लूड कर दिया है। अब वो क्या है, इसको हम एक्स और करके भी लिखते हैं। द यूज़ ऑफ कनेक्टिव्स और इन डिसजंक्शन correspond to one or two ways the word or is used in English, namely as an inclusive or। यानी ये जो वर्ड और है आपके पास, ये वर्ड और इंग्लिश में दो डिफरेंट सेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इंक्लूसिव और के लिए भी यूज़ कर सकता है और एक्सक्लूसिव और के लिए भी यूज़ हो सकता है। मैं ज़रा आपको डिफरेंस बताता हूँ। जो सिंपल और ऑपरेटर है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वो बेसिकली इंक्लूसिव और है। इंक्लूसिव और का ये मतलब, जिसने वेन डायग्राम पढ़ी है तो उसको भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि इंक्लूसिव और का मतलब ये है कि दोनों प्रोपोजिशन में से कोई एक प्रोपोजिशन भी अगर आपके पास ट्रू है तो आप उसको पिक कर लें और वही उसका रिजल्ट होगा, राइट। बट एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या होता है, उसको ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में आपसे कहते हैं स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस कैन टेक दिस क्लास। यानी कहते हैं आपके पास, यानी टेक्निकली ये और कनेक्टिव से ये दो प्रोपोजिशन ज्वाइन है, और इस प्रोपोजिशन में कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस हैं कैन टेक दिस क्लास। अब देखिए इसके काफ़ी सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट्स जो है वो कोई एक कोर्स अगर ले रहा हो, तो क्या वो क्लास ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि और ऑपरेटर इसी चीज़ को डिफ़ाइन करता है, राइट। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट कैलकुलस ले, इंक्लूसिव और जिसे हम और कहते हैं, वो यही चीज़ डिफ़ाइन कर रहा होता है। अगर कोई स्टूडेंट्स कैलकुलस लेता है तब भी वो उस क्लास में हो सकता है, अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर लेता है तब भी वो उस क्लास में हो सकता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट दोनों में से कुछ भी नहीं लेता तब भी वो उस क्लास में हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर दो स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों जो है वो ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा जी, अगर वो दोनों नहीं लेता तो ऑफकोर्स उस क्लास में नहीं हो सकता, जैसे कि और ऑपरेटर काम करता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर स्टूडेंट दोनों कोर्सेज लेता है तो क्या वो उस क्लास के अंदर ऐड होगा, वो क्लास ले सकता है? ज़रा देखते हैं। Here we mean that the students who have taken both courses, both calculus and CS, can take this class, as well as the student who have taken only one of two subject on the other hand। ठीक है जी, तो इस तरीके से यानी दोनों के दोनों का अगर क्लासेस लेता है और अगर वो एक लेता है तो वो इसमें हो सकता है, ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड, ये वाली जो बात ऊपर मैंने की है, ये बेसिकली बात हो रही है इंक्लूसिव और की। ऑन दी अदर हैंड
वी आर यूजिंग एक्सक्लूसिव और व्हेन वी से, तो एक्सक्लूसिव और कब यूज़ कर रहे हैं, यानी ऊपर जो सेंटेंस है उसके सिंपल मीनिंग्स ये हैं कि एक स्टूडेंट एक कोर्स पिक करे या दोनों कोर्स पिक करे वो इस क्लास को ले सकता है, ठीक है जी। बट एक्सक्लूसिव और का क्या मतलब है? एक्सक्लूसिव और का मतलब यह है कि स्टूडेंट हु हैव टेकन कैलकुलस और सी एस बट नॉट बोथ कैन इनरोल दिस क्लास, ठीक है जी। तो इसका एक्सक्लूसिव मेरे ख्याल है आपको और समझ आ गया होगा। फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। Here we mean that the student who have taken both calculus and computer science cannot take this class. Only those students who have taken exactly one of two course can take this class. तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि दोनों चीज़ें साथ नहीं आ सकती, एक्सक्लूड कर दिया आपने इसमें, ठीक है जी। और में क्या होता है कि और में और की सेंस ये होता है कि और में दोनों में से कोई एक भी आप रिजल्ट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, बट एक्सक्लूसिव फॉर्म में जब दोनों की बात होगी तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। बट नॉट बोथ, दोनों नहीं आ सकते इसके अंदर। ये बिल्कुल और ऑपरेटर की तरह काम करता है लेकिन दोनों को अलाउ नहीं करता ये ऑपरेटर, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ सूप और सैलड कम्स विद मीन, तो इसकी ये बताएं कि इसकी जो है वो एक्सॉर ऑपरेटर क्या होगी। ऑपरेटर अगर लगाएं तो मीन्स आइदर सूप और सैलड बट नॉट बोथ, ये दोनों के दोनों एक साथ मील के साथ नहीं आएंगे, ठीक है जी। ये है एक्सॉर। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोपोजिशन है आई विल अर्न ए इन दिस कोर्स, और एक प्रोपोजिशन क्यू है आपके पास आई विल ड्रॉप दिस कोर्स। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक्सॉर ऑपरेटर क्या होगा, तो एक्सॉर ऑपरेटर आपको ये शो करता है कि आई विल आइदर अर्न ए इन दिस कोर्स और आई विल ड्रॉप इट। तो अगर आप नोट करें तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन एट अ टाइम चल सकता है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है जी। तो इससे आप सेंस समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब ये है कि मीन्स दैट द पी इज़ ट्रू और क्यू इज़ ट्रू बट नॉट बोथ। इसका मतलब ये है कि आपका पी ट्रू होगा एंड क्यू ट्रू हो सकता है, बट दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर और मैं आपको एक और एग्जांपल भी देता हूँ। दिस ऑपरेटर कॉल एक्सॉर बिकॉज इट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी दैट बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। तो ये इस प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड करता है। तो ज़रा आप मुझे बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर जो है जब हम ट्रू की बात करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, फॉल्स होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर हम ये कहते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स, अगर आप नोट करें तो सिर्फ ट्रू के लिए फॉल्स होगा, बाकी ये तमाम के ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जिस तरह और ऑपरेटर काम करता है। ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, और ऑपरेटर फॉल्स को तो फॉल्स कहता है। तो मैंने यहाँ पर ये डिफरेंस बता भी दिया है आपको। नोट, ये आपने नोट करना है डिफरेंस फ्रॉम और। तो और ऑपरेटर में ट्रू का जो रिजल्ट है वो ट्रू हो जाया करता था, यानी और ऑपरेटर दोनों को चांसेस को देता था, बट एक्सॉर ऑपरेटर कहता है या एक्सक्लूडिंग और कहता है कि आपने इसको एक्सक्लूड कर देना है इसके अंदर, ठीक है जी। तो पॉइंट आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नोट दैट द इंग्लिश और कैन बी एम्बिगुअस रिगार्डिंग द बोथ केसेस। ये बहुत एम्बिगस केस है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ को भी मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ जी, मैं आपसे आप कहता हूँ कि पैट इज़ अ सिंगर और पैट इज़ अ राइटर, और इसी तरीके से और ऑपरेटर इन शॉर्ट में लगा रहा हूँ पैट इज़ अ मैन और पैट इज़ अ वुमेन। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल जो है वो और को शो करिए और कौन सी एग्जाम्पल एक्स और को शो करिए। तो ये बात बहुत ऑब्वियस समझ आ गई होगी आपको। यहाँ पर पैट इज़ अ सिंगर और पैट इज़ अ राइटर, पैट दोनों में, पैट के अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो सिंगर भी हो सकता है, वो राइटर भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें अगर ट्रू हो जाएं तो ये और ऑपरेटर इसको अलाउ करता है और ये और ऑपरेटर रख सकता है। लेकिन पैट इज़ अ मैन और पैट इज़ अ वुमेन, तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर लगाया तो और ऑपरेटर है, लेकिन ये पैट मैन हो सकता है या पैट वुमेन हो सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं है कि पैट मैन और वुमेन दोनों हो सकें। तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट में बात हो रही है एक्सॉर ऑपरेटर की बात हो रही है, ठीक है जी। जो नेक्स्ट ऑपरेटर है आपके पास, वो नेक्स्ट ऑपरेटर है आपके पास, उसे कहते हैं हम इम्प्लीकेशन ऑपरेटर। इम्प्लीकेशन ऑपरेटर का एक और नाम है, इसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। इसे क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है कि लेट पी एंड क्यू आर प्रोपोजिशन, द कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इम्प्लीकेशन के साथ है, इज रीड एज इफ पी देन क्यू, ठीक है जी। इसे हम कैसे रीड करते हैं, इफ पी देन क्यू, ये रीड नहीं हम फिलहाल इसकी, if P then Q, the conditional statement P implies Q is false when P is true and Q is false। अगर आपके पास P जो है वो ट्रू स्टेटमेंट हो और Q जो है वो फॉल्स हो तो उसका जो कंक्लूसिव रिजल्ट है वो रिजल्ट बनेगा फॉल्स। ये कैसे बनेगा भी मैं आपके एग्जांपल से समझाता हूँ, अदरवाइज ट्रू। तो आपने याद रखना है कि P ट्रू हो, वो इम्प्लाइज कर रहा हो Q जो फॉल्स है,
तो ट्रू और फॉल्स का आंसर जो है वो हमेशा आपके पास फॉल्स निकला करेगा, अदरवाइज जो है वो ट्रू निकला करेगा स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब हम ज़रा सीखते हैं कि ये कैसे होगा। जी जनाब, तो ये आपके पास है इन दी कंडीशनल स्टेटमेंट, हम इसको लिखते हैं P इम्प्लाइज Q लिखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q। अब आप ज़रा देखिए, एक और बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो P है आपके पास, इस P को जो है वो हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और ये जो या एंटीसीडेंट कहते हैं, और प्रीमिसेस भी कहते हैं, प्रीमाइस भी कहते हैं, और Q जो है आपके पास उसको हम कंक्लूजन कहते हैं और कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। ठीक है जी। अब ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। बहुत ध्यान से आपने देखना है। फॉर एग्जांपल एक प्रोपोजिशन है जिसमें आप कहते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल अचीव द गोल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो लॉजिकली ये स्टेटमेंट आपको ट्रू लग रही है इस लैंग्वेज के अंदर। या एक आपके पास एक प्रोपोजिशन है आपके पास Q, उसको आप कहते हैं कि इफ़ यू अचीव द गोल देन लाइफ विल बी गुड। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये स्टेटमेंट क्या है, तो यकीनन ये स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसकी आपने P इम्प्लाइज Q लिखना है, तो P इम्प्लाइज Q में करना ये होता है कि फ़र्स्ट स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो, और जो सेकंड स्टेटमेंट का जो लास्ट पार्ट है यानी देन के बाद जो कुछ है, इनको अगर आप कंबाइन करने तो आप एक नई स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो लिख सकते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड देन लाइफ विल बी गुड। राइट, इफ़ यू वर्क हार्ड देन लाइफ विल बी गुड। तो ये बना आपके पास P इम्प्लाइज Q। ठीक है जी। तो ये बना P इम्प्लाइज Q। तो अगर आप देखें कि P जो है वो ट्रू है, Q जो है वो भी ट्रू है, तो P इम्प्लाइज Q क्या बना, ये भी आपके पास ट्रू बना। तो इसे आपने थोड़ी देर के लिए याद रखना है। चलिए जी, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आपसे पास एक और एग्जांपल की, सपोज़ कीजिए कि प्रोपोजिशन P है आपके पास जो आपसे कहती है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू विल वर्क हार्ड देन यू विल नॉट अचीव द गोल। और मैं अगर आपसे कहता हूँ कि ये स्टेटमेंट क्या है, तो लॉजिकली ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर आप वर्क हार्ड करेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट अचीव द गोल नहीं हो सकता, यू विल अचीव द गोल होगा। इसी तरीके से सेकंड प्रोपोजिशन Q है आपके पास, इसमें आप कह रहे हैं कि इफ़ यू अचीव द गोल देन लाइफ विल बी गुड। बिल्कुल ट्रू बात हो गई है कि ऐसा ही है कि अगर आप जो है वो अचीव करते हैं किसी गोल को तो लाइफ। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश के अंदर अभी फ़िलहाल ये ज़रूरी नहीं है कि इसका सेकंड पार्ट इसके सेकंड पार्ट से मैच कर रहा हो एग्जैक्टली, बट अगर आपने P इम्प्लाइज Q यहाँ पर बनाना है तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि P का आप फर्स्ट पार्ट ले लीजिए और Q का लास्ट पार्ट ले लीजिए। तो इसका मतलब होगा इफ़ यू विल वर्क हार्ड देन लाइफ विल बी गुड, इफ़ यू विल वर्क हार्ड देन लाइफ विल बी गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वो आप कहेंगे कि फर्स्ट प्रोपोजिशन P फॉल्स है, सेकंड जो है वो आपके पास ट्रू है। तो P इम्प्लाइज Q क्या होगा, वो अगर आप नोट करें तो ये जो स्टेटमेंट है इफ़ यू विल वर्क हार्ड देन लाइफ विल बी गुड, यानी ये जो कंक्लूजन आपके पास निकला है ये कंक्लूजन आपके पास ट्रू होगा। ठीक है जी। तो आपने याद रखना है कि ट्रू और फॉल्स का जो आंसर है वो हमेशा ट्रू निकलता है, और सॉरी फॉल्स एंड ट्रू का जो आंसर है वो हमेशा ट्रू निकलता है। अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल पर तरफ। अब मैं आप प्रोपोजिशन को थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल अचीव द गोल। तो आप कहेंगे बिल्कुल जी, ये जो स्टेटमेंट हो गई ट्रू। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ कि इफ़ यू विल अचीव द गोल देन लाइफ विल नॉट गुड। तो टेक्निकली ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स। बट अगर आपसे पूछूं कि इसकी इम्प्लीकेशन लगाना है, वो स्टेटमेंट कैसे बनेगी, तो आप लिखेंगे इफ़ यू विल वर्क हार्ड देन लाइफ विल नॉट गुड। तो इफ़ यू विल वर्क हार्ड देन लाइफ विल नॉट बी ईजी और विल नॉट गुड। तो अगर आप नोट करें तो इससे किस तरह का सेंस जनरेट हो रहा है कि एक फॉल्स सेंस जनरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आप वर्क हार्ड करते हैं तो लाइफ विल नॉट ईजी नहीं, बल्कि लाइफ विल बी ईजी होना चाहिए आपके पास, तो नॉट यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है आपके पास लॉजिकली फॉल्स हो गई। तो अगर आपके पास P ट्रू है Q फॉल्स है, तो P इम्प्लीकेशन Q आपको फॉल्स रिजल्ट जनरेट करके देता है। ठीक है जी। इस तरह आप और बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप खुद बना सकते हैं और इस पर वर्कआउट कर सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड देन यू विल नॉट अचीव द गोल। तो अगर आप कहते हैं कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है, तो अगेन आप देखें ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। और इसी तरीके से बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कहते हैं कि इफ़ यू विल नॉट अचीव द गोल देन यू विल बी सक्सेस। तो अगेन ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर आप गोल अचीव नहीं करते हैं तो आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी इम्प्लीकेशन वाली स्टेटमेंट क्या बनेगी, तो इसकी इम्प्लीकेशन वाली स्टेटमेंट बनेगी इफ़ यू विल वर्क हार्ड
then you will be success, if you will be work hard then you will be success। ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस स्टेटमेंट से किस तरह का सेंस जनरेट हुआ, तो आप कहेंगे कि ये तो ट्रू है बात। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक फॉल्स है, सेकंड भी आपके पास फॉल्स है, तो P इम्प्लाइज Q क्या काम कर रहा होगा, ये आपके पास ट्रू सेंस जनरेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमने कंक्लूड क्या किया, हमने यहाँ पर कंक्लूड ये किया कि जब हम दो ट्रू पर बात कर रहे होंगे तो आप बताइए कि क्या रिज़ल्ट होगा, P इम्प्लाइज Q का, ये रिज़ल्ट होगा ट्रू। बल्कि इसको समझना आसान इस तरीके से है कि आप सिर्फ पहले ये देख लें कि आपके पास ट्रू एंड फॉल्स कहाँ है, कि अगर आपके पास P स्टेटमेंट ट्रू है और Q स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा इससे जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स जनरेट होगा, अदरवाइज ट्रू। ट्रू 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 के लिए भी ट्रू है, एग्जाम्पल में है। फॉल्स ट्रू ट्रू के लिए भी हमने चेक किया कि ये ट्रू है, और फॉल्स फॉल्स फॉल के भी हमने चेक किया कि ये आंसर ट्रू है। तो अगर आप नोट करें तो ये जो बात है ये आपके पास है नोट करने वाली बात, और ये यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है जी। तो ये चीज़ डिफरेंट है, बाकी सबके लिए ट्रू जनरेट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट में लिख भी दिया है कि P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो P इम्प्लाइज Q जो है फॉल्स। यानी सबको याद रखना बड़ा मुश्किल है, बट सिर्फ इस वाली पॉइंट को याद रखा जा सकता है, अदरवाइज ट्रू। ठीक है जी। इसी तरीके से इसी की मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, और वो आप मुझे बता दें या आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। इफ़ दिस लेक्चर एंड देन सन विल राइज टुमारो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में क्या होगी, तो ऑफ कोर्स कि ये स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि ट्रू है। और इसके इफ़ ट्यूसडे इज़ द डे ऑफ वीक देन आई एम पेंगुइन। तो अगर मैं आपसे बोलूँ तो क्या है यहाँ पर, तो अगर आप नोट करेंगे जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है आपके पास, देन आई एम पेंगुइन ये बेसिकली आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ट्रू और फॉल्स है, आंसर क्या जनरेट होता है, ये आपके पास आंसर होगा फॉल्स जनरेट होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको जज कर सकते हैं। ये मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी आपके सामने लिख दी हैं, इन एग्जांपल्स को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम अपने लेक्चर को, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है टॉपिक, तो अब हम जो है वो अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपके साथ क्या कुछ डिस्कस किया है, ज़रा जल्दी से हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। अगर आप नोट करें तो हमने कुछ कनेक्टिव्स की बात की है, आपको बताया कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, और फिर हमने डिस्कस किया है कौन कौन से कनेक्टिव्स। हमने नेगेशन ऑपरेटर देखा है, एंड ऑपरेटर देखा है, और ऑपरेटर देखा है, एक्सॉर ऑपरेटर देखा है, और इम्प्लाइज, और इनके जो है वो हमने ट्रुथ टेबल भी साथ साथ फॉर्म किया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।